हितेश सोनावणे आपનું ગુજરાત ન્યૂઝમાં સ્વાગત કરું છું। ફિટ એન્ડ ફાઇનલ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આજે આપણે જાણીતા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ જે ડોક્ટર નવીન અગ્રવાલ છે, જે વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ સુરતની જાણીતી હોસ્પિટલ છે ત્યાં ફરજ બજાવે છે, તેમની સાથે આપણે હાર્ટ એટેક જે આજે વિશ્વભરમાં ખૂબ જ ચિંતાત્મક વિષય બની ગયો છે લોકો માટે। આજે ખૂબ જ ઓછી ઉંમરે હાર્ટ એટેકની બીમારીઓ લોકોને આવી રહી છે, હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે, તેના માટે જાણીતા ડોક્ટર નવીન અગ્રવાલ સાથે આજે આપણે તેના નિદાન અને લક્ષણોને લઈને વાતચીત કરીશું। नवीन साहब, आपका गुजरात न्यूज में स्वागत है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक के बारे में बात करना जरूरी क्यों बन गया है आजकल? हार्ट अटैक एक्चुअल में ये दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है। आज दुनिया में कैंसर या हार्ट की बीमारियां ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। और दूसरी बीमारियों की अपेक्षा इस बीमारी को अगर हम जल्दी पकड़ लें या जल्दी ट्रीटमेंट करें तो इस बीमारी में को पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है और पेशेंट की जिंदगी पूरी तरह नॉर्मल भी की जा सकती है। इसलिए इस बीमारी को जानना और समझना बहुत जरूरी है। विदेशों में आजकल इस बीमारी के बारे में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आज उनके देश में ये बीमारी धीरे धीरे करके घट रही है, पर हमारे देश में हमारी खान पान ऐसा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बीमारी को समझना और जानना और ट्रीट करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये हार्ट अटैक की बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है और कैसे होता है ये? नॉर्मली जो हमारे खान पान में कोलेस्ट्रॉल होता है या हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये धीरे धीरे करके ये फैट के कण धीरे धीरे हार्ट की नलियों में जमा होते जाते हैं, जो नलियों में धीरे धीरे करके ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं। और हार्ट की नलियों में जो लोही या ब्लड का प्रवाह है, ये ब्लॉकेज इस ब्लड को रोकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के ऊपर से लोही का गट्टा यानी ब्लड क्लॉट जब आके जम जाता है तो हार्ट की नलियों को पूरी तरह बंद कर देता है। इस सिचुएशन को हार्ट अटैक कहते हैं, यानी हार्ट की नली इसमें पूरी तरह बंद हो जाती है। ये एक जानलेवा सिचुएशन है जिसमें अगर इलाज ना किया जाए तो लगभग 20 से 25% लोग घर पे ही या बिना ट्रीटमेंट के अभाव में मर सकते हैं। और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाए तो लगभग 90-95% लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस बीमारी जो है विश्व भर में बढ़ती जा रही है। अगर किसी रोगी है या किसी इंसान को इसको पहचानना हो कि ये लक्षण कैसे है, तो कैसे पहचान सकता है आम इंसान? ज्यादातर पेशेंट्स में जब हार्ट अटैक होता है तो उन्हें यूजली छाती में तेज दर्द या डिस्कम्फर्ट का अनुभव होता है। वो बहुत तेज घबराहट या पसीना आने लगता है, कई बार बाएं हाथ में झुंझुनी होती है, सांस फूलने लगती है। इस तरह के लक्षण नॉर्मली हार्ट की बीमारियों में देखे जाते हैं। 10 से 15% पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियों में दर्द नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक है तो छाती में दर्द होना ही जरूरी है। कभी कभी दर्द के बिना भी हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी पेशेंट्स में सिर्फ घबराहट या बेचैनी या कमजोरी की भी अनुभव करते हैं पेशेंट, और वैसे पेशेंट्स में भी जब हम आगे जांच करते हैं तो हार्ट अटैक पाया जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर हार्ट के पेशेंट में जब हार्ट अटैक आए तो छाती में दर्द ही हो। कभी कभी सांस फूलना या घबराहट बेचैनी होना, ऐसा भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। जब भी ऐसे सिम्टम्स हो तो तुरंत हमें उसको जांच करने के लिए कोशिश करनी चाहिए या ईसीजी वगैरह करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो कितने प्रकार की होती है और इसमें नड़ी ब्लॉकेज के मेन लक्षण क्या होते हैं? अगर नड़ी ब्लॉकेज हुई हो तो कैसे पता चलेगा? ज्यादातर अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो तो उसमें तुरंत दर्द या घबराहट बेचैनी होती है। पर कभी कभी जब हार्ट अटैक नहीं हो और नली में ब्लॉकेज हो तो वैसे व्यक्ति को यूजली चलने फिरने पर सांस फूलना, चलने फिरने में छाती में दर्द होना, भारीपन लगना, घबराहट होना, ये अनुभव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को एक उम्र के बियॉन्ड, अगर खासकर डायबिटीज हो या रिस्क फैक्टर्स हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सडनली अगर सांस फूलना होने लगता है, या पहले अगर उसकी शारीरिक क्षमता ज्यादा थी अचानक कम होने लगती है, पहले वो 4-5 किलोमीटर चल पाता था, अचानक वो 1-2 किलोमीटर में ही उसकी सांस फूलने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है, अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो काफी चांसेस हैं कि उसको हार्ट की नली का ब्लॉकेज हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए कि कहीं उसे ब्लॉकेज या वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस बीमारी को डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना इतना जरूरी क्यों बन जाता है? कोई अगर ये बीमारी है किसी इंसान को, दर्दी को, तो ये डायग्नोस करना इतना जरूरी क्यों बन जाता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बीमारी बहुत जानलेवा है और लगभग 20 से 25% लोग अगर नहीं ट्रीट करें तो मर सकते हैं। तो उस वजह से अगर सही समय पर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले तो जान बचाई जा सकती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बीमारी को जल्दी और तुरंत डायग्नोज करना जरूरी इसीलिए है कि जैसे ही हार्ट की नली बंद होती है उसके पहले 1-2 घंटे में ही लगभग 10 से 15% लोग मर जाते हैं। और
अगर नली बंद हो और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आधे घंटे के अंदर हार्ट की कोशिकाएं परमानेंटली मरना या डेड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम नली को खोल भी देते हैं तो भी हार्ट की उन कोशिकाओं को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, और एक बार जब लगभग 12 घंटे बीत जाते हैं तो वो हार्ट की कोशिका पूरी तरह से डेड हो जाती है या मर जाती है। उसके बाद अगर हम नली को खोल भी देते हैं या पूरा ट्रीटमेंट कर भी देते हैं तो भी पेशेंट को कुछ खास फायदा नहीं होता इलाज से। इसीलिए इस बीमारी को जल्दी डायग्नोज करना, तुरंत ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आम इंसान में ऐसी भ्रामक बातें हैं कि हार्ट अटैक जब भी आता है तभी पेन होता है, छाती में बहुत तीव्र पीड़ा होती है। तो ये एक दूसरी बात सामने आई है कि पेनलेस भी हार्ट अटैक हो सकता है। आपको बिना कोई पेन हुए रात को सो रहे हैं आप और नींद में आपको अटैक आए और नींद में आपकी मौत हो जाए, ऐसे भी किस्से बन रहे हैं अभी। तो इसके बारे में दर्शक मित्रों को डीप में बताइए कि ये पेनलेस कैसे हो सकता है। 10 से 15% पेशेंट्स में हार्ट अटैक पेनलेस हो सकता है, खासकर अगर पेशेंट डायबिटिक हो, उम्र दराज हो, फीमेल पेशेंट्स हो। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो हार्ट से ब्रेन को जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन में पेन को लेके जाते हैं, सेंसेशन को, वो कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक तो होता है, बाकी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन पेन नहीं होता। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को छाती में दुखाव ही हो। दूसरा एक और भ्रांति है इस बीमारी को लेके कि अगर हार्ट का पेन है तो यूजली छाती के बाएं तरफ ही होगा, क्योंकि हार्ट बाएं तरफ होता है। ये भी गलत है। गर्दन से लेके नाभि तक, दोनों बाजुओं में, पीठ में, कहीं पे भी हार्ट का दर्द हो सकता है। और जब भी ऐसा महसूस हो या किसी भी व्यक्ति को डाउट लगे कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके ट्रीटमेंट या ईसीजी जांच उसके लिए जरूर कराना चाहिए। इस भरोसे में नहीं बैठे रहना चाहिए कि दर्द है और बाईं तरफ होगा तो ही हार्ट का दर्द है और तभी ट्रीटमेंट लेने जाएंगे। इस भरोसे में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये गलत साबित भी होता है। डॉक्टर साहब, अटैक जो घर पे ज्यादातर आता है, कभी हम नींद में होते हैं, कभी घर पे कुछ काम कर रहे हो, तभी अटैक अगर आता है तो घर पे ही प्राइमरी स्टेज पे क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? ज्यादातर केस में अगर हार्ट अटैक आया हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, आपको उसके सिम्टम्स हैं, तो घर पे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता इस बीमारी में। कई लोग कहते हैं कि जबान के नीचे गोली रखने वगैरह से कुछ फायदा हो सकता है, पर इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम हम घर पे ये कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन जो टैबलेट आती है, जो हम सरदर्द के लिए काफी लोग यूज करते हैं, वो टैबलेट को अगर हम च्यू करें या चबाएं तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। पर ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि जो हमें सिम्टम्स हैं हमें कंफर्म होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक ही है। अगर हमारी सोच या हमारे डायग्नोसिस गलत है तो हर दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं तो तुरंत पास के किसी हॉस्पिटल में जाके ईसीजी वगैरह करवा के इसको जांच करना जरूरी है। घर पे ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ईसीजी के बारे में आपने बात की है, तो ईसीजी, ईसीओ, टीएमटी और ब्लड टेस्ट का इस हार्ट अटैक में रोल क्या है और इससे क्या फायदा हो सकता है करवाने के बाद? ईसीजी और इको, अगर पेशेंट को चालू हार्ट अटैक हो या चालू दर्द हो तो उसमें लगभग 80 से 90% केसेस में ईसीजी को एबनॉर्मल होता है और हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर ये सिर्फ इनकी सेंसिटिविटी अराउंड 80 to 90% ही रहती है। 10 से 15% केस में ईसीजी को नॉर्मल हो सकते हैं। एक और बात जो जानना जरूरी है कि जब व्यक्ति को चालू पेन होता है उस समय ईसीजी को एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही पेन खत्म हो जाता है तो ईसीजी को वापस से नॉर्मल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति को पेन रहा आधा घंटे और फिर वो बाद में जाके ईसीजी कराता है और वो नॉर्मल आ जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दर्द हार्ट का नहीं था, क्योंकि ईसीजी को खाली ये बताते हैं कि पुराना कोई अटैक तो नहीं है या पुराना कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, वैल्व वगैरह कैसे हैं। और चालू अटैक के दौरान इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। एक बार पेन खत्म हो जाता है तो ईसीजी उतना अच्छा, ईसीजी को मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक है या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एंजियोग्राफी क्या है, इसके बारे में डीप में दर्शक मित्र जानना चाहते हैं, ये क्या है एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, एक तपास है जो लगभग 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल में 2 से 3 घंटा एडमिट रहना जरूरी होता है। नॉर्मली एंजियोग्राफी 2 तरीके से किया जा सकता है, एक हाथ की नली के द्वारा, एक पांव की नली के द्वारा। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। इसमें हम एक हाथ या पांव की नली में एक ट्यूब डालते हैं और एक कैथेटर हार्ट की नली के पास ले जाके एक डाई या कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद एक बड़ी सी एक्सरे मशीन पर ये हार्ट की नलियों का शेप उभर के आ जाता है, जिसमें अगर हार्ट की नली में कोई ब्लॉकेज हो तो वो भी दिख जाता है, और उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट भी कुछ करना हो तो वो भी तय किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक में डॉक्टर हमें कभी ब्लड पतला करने वाला इंजेक्शन देते हैं, तो उसका क्या रोल होता है इस सभी बाबत में? हार्ट अटैक जैसे हमने डिस्कस किया, हार्ट अटैक ब्लड का क्लॉट या लोही का गट्टा जमा होने की वजह से होता है। पहले से अगर नली में कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हो तो उसके ऊपर लोही का गट्टा जमा होता है तो हार्ट अटैक आता है।
जो ये इंजेक्शन हम देते हैं, ये जो ब्लड क्लॉट है, लोहे का गट्टा है, इसको गला सकता है या पिघला सकता है, तो नली का टाइम बीइंग फ्लो चालू कर सकता है। पर ये इंजेक्शन पूरी तरह 100% इफेक्टिव नहीं होते। ज्यादातर इंजेक्शन की टोटल एफिकेसी अराउंड 30 से 50% के आसपास होती है, जिसमें कि ये नली को टाइम बीइंग खोल सकते हैं ताकि पेशेंट को टाइम मिल जाए कि वो हॉस्पिटल जाके या पर एंजियोप्लास्टी वाला ट्रीटमेंट या दूसरा ट्रीटमेंट करा सके। ये इंजेक्शन नली को पूरी तरह नहीं खोल सकते। ये इंजेक्शन खाली लोहे का गट्टा यानी ब्लड क्लॉट को गला सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज इनसे नहीं गलता, तो उसके लिए फर्दर आगे जाके जो एंजियोग्राफी में पिक्चर आता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने एंजियोप्लास्टी की बात की है, तो एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट का प्रकार क्या है? अगर ये सक्सेस भी होता है तो इसके बाद कोई रिस्क है? एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जो एंजियोग्राफी के बाद किया जा सकता है। अगर एंजियोग्राफी में पेशेंट को ऐसा मिलता है कि नली पूरी तरह से बंद है या चालू अटैक की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में हम एक ट्यूब हार्ट के पास लेके जाते हैं और उसमें से एक वायर हार्ट की नली में डालते हैं, जिसके बाद जो हार्ट में लोहे का गट्टा या क्लॉट है उसको थ्रोम्बोसक्शन यानी वैक्यूम का एक कैथेटर आता है, उससे खींच के निकाल देते हैं और उसके बाद जो ब्लॉकेज होता है उसको बलून करके पोला कर देते हैं और नली वापस से बंद ना हो जाए इसके लिए उसमें एक स्टेंट लगा देते हैं। इस स्टेंट प्रत्यारोपण की विधि को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में अगर अटैक की सिचुएशन में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो अराउंड प्रोसीजर के दौरान भी 1 से 2% रिस्क हो सकता है और सक्सेसफुल प्रोसीजर होने के बाद भी पेशेंट को अराउंड 1 से 2% रिस्क हो सकता है। हार्ट अटैक में जो रिस्क 20 से 25% होता है वो एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल होने के बाद 1 से 2% पे आ जाता है, पर जीरो नहीं होता, पूरी तरह खत्म नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है पेशेंट को। डॉक्टर साहब, जो हर व्यक्ति को छाती में दर्द है उसे क्या जरूरी है एंजियोग्राफी करने का? हर व्यक्ति को जिसको छाती का दर्द है उसके लिए एंजियोग्राफी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी भी थोड़ा सा रिस्की प्रोसीजर है। 1000 में से एक व्यक्ति के साथ एंजियोग्राफी में भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अगर छाती में दर्द हो तो ईसीजी, इको या स्ट्रेस टेस्ट करके देखना चाहिए कि वो दर्द हार्ट से रिलेटेड है या नहीं, और जब बाकी टेस्ट में हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है कि ये दर्द हार्ट का हो सकता है तभी वो एंजियोग्राफी करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी मस्कुलर पेन हो या कोई भी छाती का दर्द हो या एसिडिटी गैस जैसे सिम्टम्स हो, वो अगर एंजियोग्राफी कराएगा तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति की एंजियोग्राफी करना जरूरी नहीं है। सर, ये बाईपास का भी एक महत्व का रोल है हार्ट अटैक में। अगर इसे कब प्रीफर करते हैं आप, और चालू अटैक में इसे करना क्या प्रीफर करेंगे आप? बाईपास सर्जरी एक ओपन हार्ट सर्जरी है जिसमें हार्ट की जो नली का ब्लॉकेज है उसको हम बाईपास कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल अगर भाषा में कहें तो जैसे शहर में अगर ट्रैफिक होता है तो हम एक बाईपास रोड बना देते हैं ताकि गाड़ी हाईवे निकल जाए, सिटी का ट्रैफिक ना फेस करना पड़े। उसी तरह जैसे हार्ट की नली में अगर ब्लॉकेज होता है तो हार्ट की मेन नली से हार्ट की साइड की नली में या जो नली में ब्लॉकेज है उसमें एक एक्स्ट्रा चैनल बना दिया जाता है ताकि ब्लड को वो ट्रैफिक के थ्रू ना गुजरना पड़े, ब्लड साइड की साइड में उस बाईपास ट्रैक्ट के थ्रू मेन नली में आ जाए और ब्लड का सप्लाई चालू हो सके, हार्ट की ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो सके। पर ये ओपन हार्ट सर्जरी है, बड़ी सर्जिकल टेक्निक है, इसके लिए इसमें अराउंड 1 to 2% रिस्क भी हो सकता है। इसीलिए बाईपास सर्जरी को आजकल ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में या हार्ट की जिनकी पंपिंग कम हो या साथ में किसी को वैल का प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं, या किसको फैली हुई बीमारी हो जो एंजियोप्लास्टी जिसमें ना की जा सके उनमें इसको प्रेफर करते हैं। चालू अटैक में यूजुअली बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि जो हार्ट अटैक में हम लोई पतला करने वाली दवाइयां देते हैं इनका असर जाने में लगभग 4 से 5 दिन लगता है। इस दौरान इस दवाई का असर रहते अगर हमने बाईपास किया तो पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जिससे जान का खतरा हो सकता है। इसलिए यूजुअली इमरजेंसी में चालू अटैक की सिचुएशन में बाईपास नहीं करते, एंजियोप्लास्टी ही प्रेफर करते हैं। सर, हार्ट अटैक में जो नली ब्लॉक होती है उसे ट्रीटमेंट करना जरूरी क्यों हो जाता है हर नली को? ज्यादातर अगर एक से ज्यादा नलियों में भी अगर बीमारी हो तो जो नली में चालू अटैक है सिर्फ हम उसी का ही इलाज करते हैं, बाकी नलियों को साथ साथ ट्रीटमेंट करना अच्छा नहीं माना जाता है। दुनिया भर में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उस नली को खोलना से जान बचती है और मृत्यु का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। बाकी नलियों को यूजली साथ साथ नहीं खोलना चाहिए कि उसमें एक से ज्यादा स्टेंट वगैरह लगाने से कभी कभी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जो उस नली में चालू अटैक है सिर्फ तात्कालिक उसी को ही ट्रीट करना चाहिए, बाकी नलियों को थोड़े टाइम के बाद या कुछ दिन बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तब ट्रीट करना चाहिए। सर, ये एंजियोप्लास्टी अगर इमरजेंसी है तो उसे क्या करना जरूरी होता है? एंजियोप्लास्टी सिर्फ अगर चालू अटैक वाली सिचुएशन हो तो ही एंजियोग्राफी के बाद तुरंत तात्कालिक करना जरूरी होता है। अगर सिर्फ नली में ब्लॉकेज हो तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि उसको तात्कालिक ट्रीटमेंट किया जाए।
हर ब्लॉकेज कितना क्रिटिकल है उसके हिसाब से उसमें एक रिस्क होता है और कहाँ पे है वो ब्लॉकेज, इसके हिसाब से अराउंड कोई भी नली का ब्लॉकेज हो तो 10 से 20% या 25% रिस्क होता है कि अटैक आ सकता है। उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि उस नली में ट्रीटमेंट करना कितना जल्दी करना जरूरी है। ज्यादातर केसेस में अगर सिर्फ ब्लॉकेज हो, अटैक नहीं हो, तो 1-2 महीने बाद भी अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो उतना नुकसान नहीं होता है। चालू अटैक वाली सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि अगर नली पूरी तरह बंद है तो तात्कालिक ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, नहीं तो हार्ट परमानेंट डैमेज हो सकता है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं ऑपरेशन बिना की, अगर दवा से ब्लॉकेज नली खुल सकती है तो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है? बीमारी से बचाव तो अलग चीज है, लेकिन हाँ, काफी लोग ये बात करते हैं कि नली में अगर ब्लॉकेज है तो क्या वो दवा से खुल सकता है या दवा से पूरी तरह ओपन हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो ब्लॉकेजेस को पूरी तरह खोल पाए। और अगर 10-20% का भी किसी की नली में ब्लॉकेज हो तो भले हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, पर वो पूरी तरह ओपन हो जाएगा, दवा से वैसा पॉसिबल नहीं है। दवा से उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है या उसमें अटैक आने के रिस्क को कम किया जा सकता है, पर कोई भी दवा आज तक ऐसी नहीं बनी है जो एक बार नली में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसको पूरी तरह बिना कोई ट्रीटमेंट के पूरी तरह क्योर कर सके, पूरी तरह खत्म कर सके। सर, एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद क्या फर्क पड़ता है दर्दी में? जिसका ऑपरेशन किया गया है उसमें क्या फर्क क्या पड़ता है? ज्यादातर पेशेंट्स जिनको छाती में दुखाव वगैरह या कोई तकलीफ हो रही होती है हार्ट की नली के ब्लॉकेज से रिलेटेड, वो काफी हद तक उनको सिम्टम में फायदा मिलता है, आगे के लिए रिस्क कम हो जाता है, दोबारा अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर ये बीमारी एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी पलट के आ सकती है, बाद में भी पेशेंट को परेशान कर सकती है। 5 से 7% केसेस में स्टेंट में भी रीब्लॉकेज आ सकता है, बाईपास के ग्राफ भी बंद हो सकते हैं। तो इसलिए ये मान के नहीं चला जा सकता कि अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया है तो उसके बाद बीमारी कभी भी होगी नहीं और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसा नहीं है। फिर भी 5 से 10% चांस होता है कि बीमारी पलट के आ सकती है। एंजियोप्लास्टी में भी हम एक नली में एक जगह पे स्टेंट करते हैं, पर बाकी जगह पे नया ब्लॉकेज फिर भी आ सकता है, उसके लिए परहेज और दवा करना ज्यादा जरूरी है। सर, ये प्रश्न मुझे सता रहा है और कई ऐसे दर्दियों को सता रहा है कि ये हमने बात की लक्षण और इसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे ऑपरेशन से इसे सक्सेसफुल किया जा सकता है, पर बात करते हैं डॉक्टर साहब आज के जमाने की लाइफस्टाइल की, खान पान की, जो ये रोग का उद्भव का मुख्य कारण है। तो आप दर्शक मित्रों को बताइए कि आज के जमाने में जो हाइब्रिड खाना हो गया है उसे कैसे खाएं और खान पान में क्या जरूरी ध्यान रखें और लाइफस्टाइल एक्सरसाइज के जरिए कैसे बॉडी को फिटनेस बनाए रखें? ये बीमारी के लिए कुछ निर्धारित रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि खाने में जो तेल घी हमारे होती है, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, डायबिटीज, प्रेशर, उम्र मेल लोगों में ज्यादा होती है, ये इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स है। किसी को जेनेटिक टेंडेंसी होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, ये सब इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स हैं। जिस व्यक्ति को भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो उनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, डेली आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने में ताजी फल सब्जी वगैरह ज्यादा लेना चाहिए, अगर दूध वगैरह भी लेते हैं तो फैट निकाल के लेना चाहिए। मेनली खाने में तेल घी की चीजों पे ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी है। खाने में शुगर से रिलेटेड या मीठी चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में यही चीजें नलियों में जाके ब्लॉकेज बनाती हैं। तो इन चीजों पे कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं है कि हम जिम में जाके या वर्कआउट करें, वैसा एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। डेली हम आधा घंटा अगर ब्रिस्क वॉकिंग करें या योगा प्राणायाम ऐसी कोई एक्सरसाइज भी करें तो भी किया जा सकता है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होता है, चल फिर नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज या वॉकिंग कैसे करें। वैसे लोग अगर सिर्फ योगा प्राणायाम भी करें या बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज भी करें तो उससे भी कुछ फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बात करिए इस भयानक रोग की, तो ऐसा मुख्य कारण क्या है जिसे 100% में से 90% या 80% जो दर्दी है विश्व में, उसे ये इस कारण की वजह से हार्ट अटैक आता है? मुख्य कारण क्या हो सकता है? इस बीमारी में मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल ही है, जो हार्ट की नलियों में जब वो जमा होता है तो उसके बाद व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। बाद में सारी सब चीजें जो है वो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे लाइफ का स्ट्रेस है, डायबिटीज, प्रेशर, जो हमने ऑलरेडी बात की। ये सब चीजें एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज नली को पूरी तरह बंद कर देता है या उसमें लोहे का गट्टा आके जम जाता है। वो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स है। मेनली इस बीमारी के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए और साथ में बाकी जो रिस्क फैक्टर्स है उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, तभी इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। सर, आपके पर्सनल बात करूं तो आप कितने साल से वॉकहार्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका ये हार्ट अटैक बीमारी के बारे में एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये शेयर कीजिए।
मैं पिछले 3 साल से सूरत में हूँ और वोकार्ड हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। हार्ट अटैक के बारे में हमारा ये एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे करके इस बीमारी की उम्र घटते जा रही है। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि ये बीमारी 40 से 50 साल या वृद्ध लोगों में ही हार्ट अटैक देखने को मिलता था। आज के डेट में ये बीमारी 15-20 साल, इवन 25 साल इस तरह की उम्र के लोगों में भी देखने मिलता है। कल रात को एक पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया जो 26 साल के का था, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं था, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, स्मोकर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक था। तो आज की डेट में इस बीमारी की उम्र धीरे धीरे करके और रिस्क थ्रेशोल्ड कम होते जा रहा है। एक तरह से बहुत कम उम्र में और बिना रिस्क फैक्टर के लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इसीलिए अपने इंडिया में ये बीमारी बढ़ रही है, इसलिए जरूरी हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को और ज्यादा जागरूक बनाएं इस बीमारी के बारे में और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के अंत तरफ जा रहे हैं और आपसे एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस रोग के बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या महत्वपूर्ण जानकारी और लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे इस रोग से बचने के लिए? इस रोग से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें और गलत थेरेपी या गलत जो दूसरे लोग भ्रांति पैदा करते हैं कि ऐसी थेरेपी से ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं या वो करने से बिना साइंटिफिक ट्रीटमेंट से सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, वो चक्करों में पेशेंट्स को नहीं पड़ना चाहिए। आज के डेट में काफी जगहों पे ऐसे एड्स रहते हैं कि बिना एंजियोप्लास्टी के ब्लॉकेजेस को खोला जा सकता है या सिर्फ दवा से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सब चीजें दर्शकों में खाली भ्रांति पैदा करती है या उनको गलत दिशा में लेके जाती है और वो गलत ट्रीटमेंट के चक्करों में पड़ते हैं और जो एक्चुअली इंटरनेशनली अप्रूव साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उसको छोड़ देते हैं। ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए और इस बीमारी की को बहुत जल्दी डिटेक्ट करके बहुत जल्दी ट्रीट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दूसरी बीमारियां जैसे कैंसर है या ब्रेन की बीमारियां, इसके कंपैरिजन में ये बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है, पूरी तरह क्यूरेबल है और पेशेंट को लाइफ को पूरी तरह नॉर्मल भी किया जा सकता है अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस भयानक जो दिल की बीमारी है, इसे दिल की बीमारी न सोचते हुए दिमाग से सोच के अपनी लाइफस्टाइल बदलिए और फिट रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर साहब ने हमें इस रोग के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आज से हम संकल्प करते हैं कि फिट रहेंगे और इस बीमारी से बच के रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, फिट एंड फाइनल प्रोग्राम में ये थे हमारे डॉक्टर नवीन अग्रवाल, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, सूरत शहर के नामांकित वोकार्ड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका खूब खूब शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शक मित्रों को ये जानकारी दी। दर्शक मित्रों, ये नए प्रोग्राम के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।